हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो मैंने पहले वीडियोस बनाई हैं उसके बेस पे मुझे बहुत सारे क्वेरीज मिले हैं, तो मैं अपनी वीडियोस में एक एक करके उनको रिजॉल्व करूंगा और मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी वीडियोस बनाऊं और आप सबकी हेल्प कर सकूं। ठीक है, तो मुझे एक बहुत बड़ी क्वेरी जो बहुत लोगों से मिली है वो ये है कि हम बहुत सारे इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और हमें रिजेक्शन का कोई रीज़न भी नहीं पता चलता है। जब भी वो कंपनी से पूछते हैं तो वो उनको रिजेक्शन का रीज़न नहीं बताते। और हाँ, ये बिल्कुल सही है कि कंपनीज की पॉलिसी होती है कि दे शुड नॉट टेल यू द रीज़न दैट वाई दे आर रिजेक्टिंग यू। अदरवाइज इफ दे विल टेल यू देन यू विल आर्ग्यू दैट वाई यू वर रिजेक्टेड। क्योंकि बात यह है कि अगर उन्होंने कुछ रीज़न दे दिया तो आप उस पर आर्ग्यू करेंगे, नहीं ऐसा तो नहीं हुआ था, वैसा तो हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। तो इन चीज़ों को बचाने के लिए कंपनी पॉलिसी रखती है कि हम रीज़न नहीं बताएंगे। कुछ कंपनी थोड़ा सा फीडबैक दे भी देती हैं, ऐसा नहीं कि हर कंपनी ऐसा करती है, मगर वो ज़रूरी नहीं कि फीडबैक वो बिल्कुल सही हो या बिल्कुल ही गलत भी हो। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको हर राउंड में, हर इंटरव्यू में, किसी भी चीज़ के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे वो सेलर एसोसिएट हो या फिर कोई टेक्निकल राउंड हो या कुछ भी हो, इसको आपको फॉलो करना है। ये जो डेटा है ये मैंने नियरली 6 या 7 दिन लगाकर कलेक्ट किया है। ये उन लोगों से कलेक्ट किया है जो नियरली 10 या 11 साल से इंटरव्यू ले रहे हैं। तो मैंने जब उनसे पूछा कि वो कैसे जज करते हैं और कैसे उनकी पॉलिसीज़ रहती हैं, तो उन्होंने मुझे ये सब बताया कि जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। तो पहला जो टिप है वो ये है कि यू शुड नेवर बी लेट फॉर योर इंटरव्यूज़। एक बहुत बड़ी सेइंग है कि इट्स बेटर टू वेट फॉर 3 hours रेदर देन गोइंग लेट फॉर 3 minutes। ठीक है, तो अगर आपका कोई इंटरव्यू साइट है जिसके बारे में आपको नहीं पता, तो आप उसके बारे में गूगल सर्च करिए, गूगल मैप देखिए कि वो कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या है, उसके आसपास कितना ट्रैफिक जैम होता है। अगर आप लेट जाएंगे तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए ही इतने सीरियस नहीं है कि आप जल्दी आ पाएँ या टाइम पे आ पाएँ, तो इसका मतलब है कि आप जॉब के लिए इतना ज़्यादा सीरियस नहीं हैं। आपको हमेशा ये दिखाना है कि आपको क्यूरियोसिटी है, आपको एक नीड है एक इंटरव्यू देने के लिए और वो वाली जॉब लेने के लिए। सेम कंपनी की तरफ से भी होती है कि उनको भी आपकी नीड है और आपको भी नीड है, मगर अगर आप नीड नहीं दिखाएंगे तो उनको भी लगेगा कि नहीं यार, ये कैंडिडेट को हमारी कंपनी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ये तो पहले जो दिन है उसी पे लेट हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि वहाँ आसपास ट्रैफिक जैम कितना लगता है, उस हिसाब से आप घर से निकलें। लेट कभी मत जाइए। अगर आपका 4th नंबर है, अगर आपको कॉल करते हैं और आप नहीं अवेलेबल होते, तो ये बात अंदर तक जाएगी कि वो बंदा भी अवेलेबल नहीं है, लेट हो गया। तो ये चीज़ आप अवॉइड करें। ठीक है, तो चलते हैं आप दूसरी टिप पर। जो इंटरव्यू होता है ना, वो कभी भी आप ये मत सोचिए कि जो सामने वाला बंदा है वो आपका इंटरव्यू ले रहा है। आप जो दूसरी साइड पे बैठे हैं टेबल के, आप इंटरव्यू दे भी रहे हैं, तो ये हमेशा 50-50% होता है। ऑलवेज मेक योर इंटरव्यू सेशन एन इंटरेक्टिव सेशन। आप हमेशा उससे बात करते रहिए, उसको बिजी रखिए, हमेशा वन साइडेड मत रखिए। ऐसा उसको फील मत होने दीजिए कि वो सिर्फ इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछ रहा है और आप उसके आंसर्स दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा कभी मत बनाइए। इंटरव्यू सेशन को पूरा इंटरेक्टिव बनाना चाहिए। ठीक है, उसको हमेशा बिजी रखिए। आप जो सोच रहे हैं वो उसको बोलते रहिए। जैसे बिजी कैसे रखें, ऐसा नहीं कि कुछ भी बात करनी है। उसने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा कि ये एरे है, ये ऐसे है, इसमें इतने नंबर जाएंगे, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसा मत करिए कि आप बैठ जाइए कि आप सोचे जा रहे हैं 2-3 मिनट तक सोचे जा रहे हैं, फिर वो आपसे पूछे कि एनी थॉट्स। उसको ऐसा मौका मत दीजिए एनी थॉट्स। आप उसको रेगुलर बताते रहिए कि मैं इस डायरेक्शन में सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ। आप पेपर पे लिख रहे हैं तो पेपर पे लिखते लिखते भी उससे बात करते रहिए कि मैं इस डायरेक्शन में सोच रहा हूँ, मेरी ये अप्रोच है। तो उससे क्या होगा कि वो भी एक कम्युनिकेशन एक इस्टेब्लिश होगा आप दोनों के बीच में। ऐसा लगेगा कि आप एक अच्छे टीममेट प्रूव हो सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी आती तो आप उससे डिस्कस कर रहे हैं। तो आप इंटरव्यू ना, आप बिल्कुल ये सोच कर दीजिए कि आप उसके टीममेट की तरह कैसे काम करेंगे। तो अगर आप इस तरीके से इंटरव्यू देंगे ना, ये सोचते हुए एक इंटरेक्टिव सेशन बनाएंगे, तो एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है यार कि ये बंदा पूरा टाइम मेरे से इन्वॉल्व था। अगर इसको कोई चीज़ नहीं भी आ रही थी तो ये मेरे से इंटरेक्ट कर रहा था, मेरे से डिस्कशन कर रहा था। ये चीज़ ना, जब वो पैनल में देखिए, जब भी आप इंटरव्यू देते हैं ना, तो आपका जो पूरा 4 राउंड या 5 राउंड का डिस्कशन एक पैनल में जाके होता है लास्ट में। तो वो डिस्कस करते हैं कि कैंडिडेट का ऐसा इंटरेक्शन रहा, ये चीज़ रहा, ये पॉजिटिव रहा। तो उनमें से अगर मैक्सिमम पॉजिटिव पॉइंट्स निकलते हैं तो आपको सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर 10 आपके पॉजिटिव हैं और अगर आपके 4 नेगेटिव हैं तो आप सेलेक्ट हैं, आप सेलेक्टेड हैं उसमें। ठीक है, तो उसको इंटरेक्टिव सेशन बनाना है। जो आप सोच रहे हैं उसको इन्वॉल्व रखिए अपने
अपने साथ कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो अब चलते हैं तीसरी चीज़ पर, कि जैसे मान लीजिए अब उसने आपको कोई प्रॉब्लम दिया, तो आप ना डायरेक्ट उसको, जैसे फॉर एग्जांपल आप टेक्निकल राउंड दे रहे हैं और उसने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि ये एरे है, इसको सॉर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसको ना डायरेक्टली कभी भी बेस्ट अप्रोच ना बताएं। बेस्ट अप्रोच बताने से ये होता है कि अब आपने उसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप ख़त्म कर दिया। आप उसको हमेशा नाइव अप्रोच से बताइए। जैसे कि सॉर्टिंग आप कर रहे हैं, मैं बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ, सॉर्टिंग आप कर रहे हैं तो उसको बोलिए कि आप n स्क्वायर में कर सकते हैं, तो लेट हिम आस्क कैन यू मेक इट बेटर। तो इससे क्या होगा कि उसको ये दिखेगा कि यू आर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, कि अगर आपने पहला अप्रोच ये दिया था, अप्रोच 2 आपने ये दिया, अप्रोच 3 आपने ये दिया, अगर आपने पहले ही बेस्ट अप्रोच बता दिया तो ये होगा कि वो सेशन भी इंटरेक्टिव नहीं रहेगा, वो क्वेश्चन भी ऐसा लगेगा कि यार ये तो इसने बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया, ये इसके लिए ईजी क्वेश्चन था। तो उसको ट्राई करिए कि आप उसको स्टेप्स में लेके जाइए। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा और उसको लगेगा कि आपने उसको बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करा उसी टाइम में, उसी सेशन में, उसी इंटरव्यू सेशन में आपने उसको प्रूव किया कि आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा मत करिए कि क्वेश्चन आया फटाफट आपने ट्राई किया कि हाँ ये नाइव है, ये तो इनको पता ही होगी, ये मुझे बताने की क्या ज़रूरत है। नहीं, आप ऐसा मत सोचिए कि उसको तो पता ही है और उसको तो नाइव अप्रोच बता के तो बहुत इंसल्ट फील होगा कि नहीं यार n स्क्वायर वाली अप्रोच क्यों बताऊँ, मैं तो डायरेक्टली n log n ही लिखता हूँ। ये नहीं करना, उसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताइए, उसको पूरी अप्रोच बताइए, आपके जो सोच रहे हैं ना उसको सब बताइए, सब कुछ बताना है आपको, ठीक है। इंटरेक्टिव सेशन बनाना है, जो मैंने पहला टिप दिया, इससे भी इंटरेक्टिव एक सेशन बनेगा आपका, ठीक है। तो अब चलते हैं चौथे टिप की तरफ। चौथा टिप ये है कि बी ए गुड लिसनर, ठीक है। इफ़ ही इज़ टेलिंग यू अ प्रॉब्लम, ठीक है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन केयरफुली, लेट हिम कंप्लीट एवरीथिंग वट एवर ही वॉन्ट्स टू से, ठीक है। ऐसा मत करिए कि मान लीजिए वो आपको कोई प्रॉब्लम बता रहा है और वैसी प्रॉब्लम आपने सिमिलर पहले सुनी हुई है और आपने बीच में इंटरप्ट कर दिया, तो ये नहीं करना आपको। सबसे पहले बी ए गुड लिसनर। एक सबसे अच्छा टीम मेट जो होता है वो यही करता है कि सबसे पहले वो प्रॉब्लम को सुनता है। फीचर कोई टीम में बता रहा है तो सबसे पहले वो सुनेगा। बी ए गुड लिसनर, ठीक है। ट्राई करिए कि जो भी वो आपको बता रहा है आप उसको साथ ही साथ याद कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 पॉइंट्स ऐसे अपने दिमाग में बना रहे हैं, अपनी जो मेमोरी है उसमें बनाए जा रहे हैं कि ये चीज़ें इसने बताई हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो बीच में मत टोकिए, उसको बोलने दीजिए। लेट हिम कंप्लीट, देन यू शुड आस्क। बी अ गुड लिसनर, ये बात हर राउंड में आप ध्यान रखना, स्पेशली जब HR राउंड हो। HR राउंड में ये बहुत ज़्यादा चीज़ें देखते हैं कि वो अच्छी तरह प्रॉब्लम सुन भी रहा है, ठीक है। आप डायरेक्टली ये नहीं कि बीच में वो बोल रहा है, उसने आपको कोई डाउट आया और आपने एकदम उससे पूछना शुरू कर दिया कि नहीं सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। लेट हिम कंप्लीट, ठीक है, देन यू शुड आस्क प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये तो थी बी अ गुड लिसनर, ठीक है। तो एक और बात कि आपको लिसनर एक अच्छा बनना क्यों है, ठीक है। एक बात मैं आपको बहुत ज़रूरी बता दूं यहाँ पर कि जो इंटरव्यू होता है ना वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए फिक्स्ड होता है। जैसे कि उसको ये पता होता है कि मुझे इस बंदे का इंटरव्यू 50 मिनट्स तक लेना है और मुझे ये 4 क्वेश्चन इसमें पूरे करने हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने उसको बीच में इंटरप्ट किया तो वो दोबारा से शुरू करेगा पहले से, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि टाइम वेस्ट होगा। अगर उसको 4 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट करने थे तो वो नहीं कर पाएगा, वो 3 ही पूरे कर पाएगा। तो इससे जिन चीज़ों पे उसको आपको जज करना था वो चीज़ें अब कम हो गई। पहले उसको 4 पे करना था, अब वो 3 पे करेगा। मे बी हो सकता है कि जो 4th क्वेश्चन वो पूछने वाला था उस पर आपको बहुत पॉजिटिव पॉइंट मिलना था, मे बी वो आपका एक कोर पार्ट था जहाँ पर आप बहुत अच्छा आ सकते थे, मगर वो पूछ ही नहीं पाया क्योंकि आप उसको बीच में डिस्टर्ब करते रहे और बीच में आप इंटरेक्ट करते रहे उससे, आपने वो मौका ही नहीं आने दिया कि 4th क्वेश्चन पे आए। तो आपको ये करना है कि आपको टाइम वेस्ट उसमें बिल्कुल नहीं करना। आपको ट्राई करना है कि आप उस थोड़े से अमाउंट में अपना मैक्सिमम आउटपुट दे पाओ, उसको जो आपके मन में है सब बता पाओ, ठीक है। तो बी ए गुड लिसनर, ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट ये है कि आपको अब आपने पूरी तरह उसका प्रॉब्लम सुन लिया, अब आपको डाउट्स हैं, तो अब आपको क्या करना है, यू शुड नॉट हेजिटेट टू क्लियर योर डाउट्स। देखिए वो ना हमेशा ये करेगा कि कुछ चीज़ें छोड़ देगा आपके लिए। वो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम दे रहा है तो वो ट्राई करेगा कि अब ये आपका काम है ये क्लियर करना, ठीक है। अब जैसे उसने कोई प्रॉब्लम दे दिया कि भाई ये एक बाइनरी ट्री है और इसमें मैंने ये नंबर्स डाले हैं, तो अब वो कुछ चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उससे कुछ क्वेश्चंस पुट कीजिए कि भाई वो जो ट्री है वो बाइनरी ट्री है या फिर वो टर्नरी ट्री है।
तो वो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप वो डाउट क्लियर करो, ठीक है। अब ये टिप का नाम है नेवर जंप टू द सॉल्यूशन। तो होता क्या है कि जो ये इंटरव्यू है ना, ये इट्स नॉट अबाउट द सॉल्यूशन यू गिव, इसका मतलब है कि आप कितना अच्छा इंप्रेस कर पाते हैं इंटरव्यूअर को। आपको जो प्रॉब्लम दी गई है उस पर डायरेक्टली कभी जंप ना करें उसके आंसर पे। मे बी आपको आंसर पता भी हो तो उसको स्टेप बाय स्टेप लेके जाएं, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि नहीं यार ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा, ये मेरे को क्लियर नहीं करना चाहिए। अपने जितने भी डाउट्स हैं ना, एक पेपर पे आप स्टार्ट करिए, उस पर आप लिखना शुरू करिए। जो भी उसने कंस्ट्रेंट्स बताए हैं, जो भी उसने चीज़ें बताई हैं, आप उसको लिखना शुरू करिए और लिखते लिखते उसको बोलते रहिए। देखिए इससे ना आप 2 चीज़ कर रहे हैं। पहला, आप अपने जितने भी पॉइंट्स हैं उस प्रॉब्लम के लिए आप वो लिख रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप प्रॉब्लम सुन लिया, कभी कभी होता है कि जो वो बता रहा है और जो आप समझ रहे हैं वो अलग है। तो होता क्या है कि पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद पता चलता है कि यार ये कंस्ट्रेंट तो इसमें था ही नहीं, या कंस्ट्रेंट इसमें था। तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। जो मैंने आपको बताया कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो जब आप पेपर पे लिख रहे हैं और उसको बोल रहे हैं, तो इससे क्या है कि आप एक तो क्लैरिफाई कर रहे हैं कि भाई जो उन्होंने बोला वो आपने ठीक समझा। अगर आप लिखते लिखते कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको तभी बता देगा कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो आपका बहुत सारा टाइम बच गया यहाँ पर। ये चीज़ शायद आप गलत कर रहे होंगे बहुत सारे इंटरव्यूज़ में। मुझे पता है कि जब मैंने बहुत टाइम पहले जब लिए थे कुछ लोगों के, तो उसमें वो ये गलती करते थे और ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट रहता था उनके लिए, ठीक है। तो आपको पेपर पे लिखने हैं कंस्ट्रेंट्स, ये इनपुट आउटपुट और ये सारे जो उसके एक्सपेक्टेशन थे पेपर पे लिखिए। उसके बाद प्रॉब्लम पे जाइए, सारे क्लियर डाउट करके उसके बाद प्रॉब्लम पे जाइए। इससे पता है किसको क्या लगेगा कि आप ये बंदा पूरा प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करता है और उसके बाद प्रॉब्लम पे जाता है। ये चीज़ ना जब पैनल में जाएगी तो देख लेना आपका +1 जाएगा। +1 जाएगा कि ये बंदा चाहे प्रॉब्लम नहीं भी सॉल्व हो पाई मगर इसने पूरे प्रॉब्लम अंडरस्टैंड किया और उसके बाद सॉल्यूशन पे गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आते हैं अगले टिप पर। होता क्या है कि जब आपके ये सारी प्रोसीजर चल रहा होता है क्वेश्चंस का, तो साइड बाय साइड वो आपका रिज्यूमे भी देख रहा होता है। तो आपको जो अपना रिज्यूमे है ना वो बहुत अच्छा बनाना है। आपको रिज्यूमे ऐसा होना चाहिए कि उसको ना टाइम नहीं लगना चाहिए किसी भी चीज़ को समझने के लिए, ठीक है। वो आपको कभी नहीं जानता, वो आपका नाम सिर्फ अभी जान रहा है। इंटरव्यू में जो बैठे हो आप तो तभी जान रहा है, ठीक है। वो जो रिज्यूमे है ना वो आपकी कंप्लीट आइडेंटिटी देनी होनी चाहिए कि आपका बैकग्राउंड। देखो होता क्या है कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो वो आपका रिज्यूमे पढ़ रहा होगा कि मैं अब इससे और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूँ रिज्यूमे से। तो उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए उसके दिमाग में कि कहाँ से इसने कॉलेज किया है, उसका कौन सा कॉलेज था, तो इसको तभी रिज्यूमे से पता चल जाना चाहिए कहाँ ये वर्किंग है। तो उसको पूछने की ज़रूरत नहीं है, रिज्यूमे में ऑलरेडी बिल्कुल क्लियर तरीके से मेंशन होना चाहिए। मैं एक वीडियो ट्यूटोरियल बना रहा हूँ जिसमें कि मैं पूरा रिज्यूमे का डिस्क्रिप्शन दूंगा कि आपको रिज्यूमे कैसा बनाना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसके बाद ही इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा, उसको अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा। तो रिज्यूमे में आप ध्यान रखिए पहला कि उसको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए कि पूरा रिज्यूमे कोई पढ़े तो आपके बारे में सब पता चल जाए कि कहाँ काम करता है, क्या एज है, कितना एक्सपीरियंस है, कौन से कॉलेज से की है, कितनी परसेंटेज 10th में, स्कॉलरशिप्स क्या हैं, सर्टिफिकेट्स क्या हैं, इंटरेस्ट क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट हैंडल किए हैं, सब रिज्यूमे में आपके क्लियर हो जाना चाहिए ताकि वो क्वेश्चन पुट कर पाए ईजीली, ठीक है। ये बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। इससे लगता है कि जो सामने बंदा बैठा है ये प्रोफेशनल है, इसको पता है कि अच्छा रिज्यूमे कैसे बनाना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, आपको रिज्यूमे में कुछ भी फेक नहीं लिखना। अगर एक भी चीज़ अगर पता लग गई कि वो फेक है तो आप समझ लीजिए कि ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। इससे बड़ा नेगेटिव पॉइंट कोई नहीं हो सकता। अगर बंदा कंपनी में घुसने से पहले ही फ्रॉड कर रहा है, वो रिज्यूमे में गलत चीज़ें लिख रहा है, तो वो कंपनी में आने के बाद क्या करेगा? ये चीज़ जब पैनल में जाएगी तो वो फाइनल रिजेक्ट है। उसके बाद कुछ नहीं देखा जाएगा, आपकी टेक्निकल स्किल्स क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से आए, कुछ मैटर नहीं करता। अगर आप कंपनी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं तो वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो ये टिप तो था रिज्यूमे को लेके। आपको बेस्ट बनाना है, कुछ भी फेक नहीं लिखना, पूरा डिस्क्रिप्टिव बनाना है, शॉर्ट, कंसाइज एंड पूरा डिस्क्रिप्टिव, ठीक। तो ये तो था रिज्यूमे को लेके। अब आते हैं एक चीज़ और पर कि यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड दैट व्हाट कंपनी डज एंड व्हाट आर योर इंटरेस्ट इन द कंपनी। सो होता क्या कि वो आपसे पूछेगा कि वाई आर यू इंटरेस्टेड इन आवर कंपनी। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये फिक्स्ड है ना, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे भी ज़रूर जाएंगे और आपको इसके आंसर्स रेडी होने चाहिए। जैसे कि ना, आप जब कंपनी में जा रहे हैं तो उससे एक दिन पहले प्लीज़ 1 घंटा दें
कंपनी के बारे में, कहाँ है कंपनी, उसके आसपास चीज़ें क्या है, कंपनी क्या काम करती है, उसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं, उसके कोर जो फील्ड्स हैं जिसमें वो काम करती है वो क्या क्या है, उसका रेवेन्यू क्या था, उसके सीईओ कौन है, उसके जो वेरियस रिसर्च एरियाज है वो क्या हैं, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं, उसकी अगर मान लीजिए कोई वेबसाइट है तो आप उसकी वेबसाइट पे ये कर सकते हैं कि जाइए आप देखिए कि उसके यूआई में आप क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं। वो आपसे पूछ सकता है कि अगर मान लीजिए हमारी वेबसाइट है आपने यूज़ की है, तो आप बोलेंगे हाँ मैंने यूज़ किया क्योंकि आप रिसर्च करके गए हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको लगता है कि हम अपना यूआई इंप्रूव कर सकते हैं या फंक्शनलिटी इंप्रूव कर सकते हैं, या कुछ सजेशन दीजिए। तो उससे क्या है कि अगर आप सजेशन देंगे ना तो उससे पता क्या लगेगा कि ये बंदा एक्चुअल में इंटरेस्टेड है हमारी कंपनी में, कि ये पहले से देख के आया है, पहले से रिसर्च करके आया है, तो इससे लगता है कि ही इज़ एक्चुअली इंटरेस्टेड। तो मैंने आपको बताया 50% कंपनी का, 50% आपका। 50% अगर आप ये सब करेंगे ना तो आपका 50% पूरा। आप कंपनी को देखना है कि वो आपको लेना चाहती है कि नहीं, आपका 50% तो आप पूरा कीजिए, रिसर्च करके जाइए कि क्या काम करती है। और ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपको हमारी कंपनी में अगर मैं ले लूँ तो आप किस फील्ड में काम करना चाहेंगे। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि वो कंपनी किस किस फील्ड में काम करती है, तो आप सिर्फ इस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं कि आपको जॉब चाहिए, तो वो समझ जाएगा कि ये बंदा सिर्फ जॉब के लिए आया है, इसको काम से मतलब नहीं है, काम में इंटरेस्ट नहीं है, कंपनी में इंटरेस्ट नहीं है, इसको जॉब में इंटरेस्ट है। आपको ये दिखाना है कि आपको ना जॉब में नहीं, आपको कंपनी में इंटरेस्ट है। आप कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं ताकि आप अपनी ग्रोथ भी कर पाएँ और कंपनी ग्रोथ भी कर पाएँ। ठीक है, आपको सिर्फ ये मेंटालिटी से नहीं जाना कि मेरे को तो यार जॉब चाहिए बस इसीलिए मैं आया हूँ। पूरा उस कंपनी के बारे में जान लीजिए। ठीक है, सो ये टिप था कि डू रिसर्च अबाउट द कंपनी, एटलीस्ट स्पेंड 1 आवर, ओनली 1 आवर। ठीक है, अब आते हैं अगली टिप पर। ये है कि जब भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी जो पैनल बैठता है उसका एक पूरा सेट होता है जिसमें से वो क्वेश्चन पूछते हैं। 15-15 दिन के स्लॉट्स होते हैं और उसमें उनके क्वेश्चन चेंज होते हैं। तो जब भी आप किसी कंपनी के लिए बैठने जा रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाए, या आप किसी ग्रुप पे पूछ सकते हैं कि उस कंपनी में रिसेंटली इंटरव्यू किसने दिए हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। इससे हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपके 4 राउंड हो तो 1 या 2 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाए जो आपने पहले से सुने थे, क्योंकि वो क्वेश्चन सेम रहते हैं। एक उनका सबसेट रहता है क्वेश्चंस का जिसमें से वो क्वेश्चन पूछते हैं, कि उनका बेसिकली रहता है पहले राउंड में इन 10 में से मैं कोई भी 2 पूछूंगा, अगले 10 में से कोई भी 2 पूछूंगा। ये चीज़ एक बहुत बड़ी ट्रिक है जो कि आप अपना सकते हैं। जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं जिसके लिए आप बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो पहले आप देख लीजिए आसपास ऐसा कोई बंदा है जिसने अभी रिसेंटली इंटरव्यू दिया हो, उससे सारे क्वेश्चन पूछ लीजिए और फिर उसके आप आंसर्स तैयार कर सकते हैं। उससे आपको हेल्प मिल सकता है, एक आपको जब मिल सकता है कि आपको ऑलरेडी आप प्रिपेयर्ड हैं उसके लिए, उन क्वेश्चंस के लिए, तो आप अच्छा आंसर कर पाएंगे उनको। एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल आप वही वहाँ पर लिख देंगे जो आपने पहले सोचा है, वो बिल्कुल ऑन द टाइम डिसाइड होता है, क्योंकि जो आप इंटरव्यू में बैठे होते हैं और जो आप घर पे सोच रहे हैं वो बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आप आसपास से पूछिए। अगर आप टेक्निकल इंटरव्यूज़ दे रहे हैं तो आप गीक्स और गीक्स, करियर कप, जो ये सारी वेबसाइट्स हैं, इस पे लोग रेगुलरली अपने जो इंटरव्यू सेशंस हैं वो डालते रहते हैं। आप इस पे क्वेश्चंस पक्का करके जाइए, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन बहुत जल्दी रिपीट हो जाते हैं और इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। स्पेशली रिटर्न राउंड या ऑनलाइन राउंड जो होते हैं, इसमें तो आपको पक्का हेल्प मिलेगी। गीक्स और गीक्स, करियर कप और जितने भी आसपास ये वेबसाइट्स हैं, आपको मैं और भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक कर लेना। तो आप इन पर जाके लेटेस्ट जो क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर देख लो। ठीक है, ये तो था इन चीज़ों के लिए। तो अब मैं आता हूँ अगले टिप पर, कि अगर मान लीजिए आपको कोई पूछता है कि आप पिछली कंपनी को छोड़ना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, नेवर एवर से बैड थिंग्स अबाउट योर प्रीवियस कंपनी। इससे क्या होता है कि ये दिखाता है कि आप कंपनी को लेकर लॉयल नहीं हैं। जिस कंपनी ने आपको जॉब दी, जिस कंपनी ने आपको काम दिया, उसके बारे में आप अगली कंपनी में जाकर बुरी चीज़ें कह रहे हैं। ये वाली चीज़ आप उस कंपनी के बारे में भी कहेंगे जब आप वो कंपनी छोड़ेंगे दूसरी कंपनी में। ये चीज़ जब पैनल में डिसाइड होगा कि इस बंदे ने इसका आंसर क्या दिया था और ये बोल रहा था कि उस कंपनी में ये बुराइयां हैं, वो चीज़ है, ये चीज़ है, तो ये बहुत बुरा इम्पैक्ट है। आप कंपनी को लेकर लॉयल ही नहीं है। आप जिस कंपनी में काम करके आए हैं, मे बी उसमें आपका बैड एक्सपीरियंस रहा हो, आई एग्री, बट आपको ऐसा नहीं कि जब वो आपको ये क्वेश्चन पूछ ले तो आपको एकदम से अपने अंदर की जितनी भी एग्रेशन है और जितना भी गुस्सा है आप बिल्कुल इंटरव्यू के सामने रखते हो। आपको ऐसा नहीं करना। नेवर एवर से बैड थिंग्स अबाउट योर प्रीवियस कंपनी। You should say positive things, and if you want to say some negative things,
बी डिप्लोमेटिक, बी लिटिल डिप्लोमेटिक कि आई फील दैट दिस थिंग इज़ नॉट गुड. डोंट से दैट it is bad or it is wrong. You should say I feel that it is wrong. So it's your point. So अगर एक चीज़ को 100 लोग देख रहे हैं तो 100 के 100 अगर उसको देख रहे हैं तो हर कोई ये नहीं बोलेगा कि वो गलत है. मे बी उसमें 70 बोल रहे हो ठीक है, 30 बोल रहे हो गलत है, तो मे बी आप उस 30 में हो. तो हमेशा ऐड करिए आई फील. आप ही हैं जो उसको गलत तरीके से देख रहे हैं, मे बी वो गलत ना हो. ठीक है, मे बी इंटरव्यूअर जो हो जब आप उसको बताएं कि ये चीज़ गलत है तो उसको भी मे बी ये लग रहा हो कि नहीं ये तो ठीक है. ठीक है, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी. नेवर एवर से बैड थिंग्स अबाउट योर प्रीवियस कंपनी. ठीक है, तो अब आते हैं अगले टिप पर कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी आप प्रिपेयर करके लेके जा सकते हैं कि व्हाट आर योर वीकनेस, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट हैपन इफ़ यू विल गेट ऑफर फ्रॉम गूगल, व्हाट हैपन्स इफ़ यू हैव सम क्वेरी विद योर मैनेजर, विद whom विल यू रिजॉल्व. तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इसके बारे में मैं अलग एक ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, अलग एक डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं ये सारी चीज़ें सॉल्व करूँगा कि इनके आपको आंसर्स कैसे देने हैं. तो आपको इसके बारे में पूरा आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर रहिए, रिहर्स करिए घर पे कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और आप अपने मिरर में देख के उसको आंसर करिए कि ऐसे ऐसे वो मेरे से पूछेगा और मैं ऐसे ऐसे उसको आंसर करूँगा. टेल मी अबाउट योर सेल्फ, योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, व्हाट आर योर इंटरेस्ट अबाउट द कंपनी, ये सारे क्वेश्चन फिक्स्ड है और ये आपसे पूछे भी जाएंगे. तो आपको इनके बारे में पूरा प्रिपेयर्ड रहना है. आपको ये उस टाइम पे डिसाइड नहीं करना कि आपको क्या बोलना है. थोड़ा बहुत उस टाइम पे ऊपर नीचे हो जाएगा, वो बात ठीक है, मगर आप 80% तो एटलीस्ट वो दीजिए जो आप घर से सोच के गए हैं. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस के बारे में प्रिपेयर्ड रहिए. मैं एक्चुअल में आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने देखा है कि कुछ लोगों को इसके ऊट पटांग आंसर देते हुए, जब मैंने उनसे पूछा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो वो कुछ भी बोल रहे हैं, माई इंटरेस्ट इज़ इन क्रिकेट एंड ऑल दो थिंग्स. सी, अगर आप टेक्निकल इंटरव्यू दे रहे हैं तो आई रियली डोंट केयर कि यू आर इंटरेस्टेड इन क्रिकेट. आई हैव गिवन यू 2 minutes दैट यू शुड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. In 2 minutes you have lot of things to cover: your name, your graduation, your college, your board, your certificates, your scholarships, many things you need to cover. And don't say in the second line only he told me that he is interested in cricket. So in that case that frustration comes that he doesn't know about like how he should introduce himself. ये बहुत गलत है. आप कंपनी में जाएंगे, आप कुछ मीटिंग्स देंगे जहाँ पर आपको कंपनी को रिप्रेजेंट करना होगा. अगर वहाँ पर आपको अपनी इंट्रोडक्शन देनी हुई तो आप ये बोलेंगे कि आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड ऑल दोज थिंग्स. ये नहीं करना. मे बी आपको बहुत जगह पे बताने की ज़रूरत भी पड़े, या फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं, आप और किसकी आपकी हॉबीज़ क्या हैं, तो आप बताइए. मगर अगर मैं आपको 2 minutes दे रहा हूँ आपको अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपको ये नहीं बताना कि आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड है या चेस में इंटरेस्टेड है. आपको फोकस उस पर रखना है जिसके लिए आप वहाँ पर बैठे हैं. ठीक है, और एक मैं आपको जल्दी से एक आखिरी टिप बता दूँ वो ये है कि जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आप ना मिरर के सामने बैठिए और ऐसा ट्राई करिए कि आप जैसे एक गीक्स फॉर गीक्स पे जाइए और आपको एक इंटरव्यू मिल गया कि ये पूरा इंटरव्यू है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4. मिरर के सामने बैठिए, ऐसा अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि ये वाला क्वेश्चन आपने पुट किया, ये एरे है, ये है, वो है. हर राउंड के जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं एक एक करके लीजिए और उसको टाइम के साथ देख के देखिए कि आप कैसे उसको सॉल्व कर रहे हैं, आप क्या क्या गलती कर रहे हैं. उसको नोट डाउन करते जाइए साथ साथ, बीच में मत रुकिए, साथ साथ नोट डाउन करते जाइए. इंटरव्यू के बाद उसको सोचिए कि ये गलती आपको इंटरव्यू में नहीं करनी. ऐसा कम से कम 7 या 8 इंटरव्यू के साथ करिए उस कंपनी में बैठने से पहले. ये आपको 110% आपको ये चीज़ हेल्प करेगी, 110% आपको हेल्प करेगी. मुझे बहुत ज़्यादा की थी क्योंकि ये जो ट्रिक है मुझे मेरे सीनियर ने बताई थी और मैं उनको आज बहुत ज़्यादा थैंक्स करता हूँ कि आपने मुझे ये वाली ट्रिक बताई और इससे मुझे बहुत हेल्प हुई थी. मैंने नियरली 80% जो अपनी गलतियाँ थी वो पहले ही छोड़ दी क्योंकि मुझे पहले से ही पता लग गया कि ये चीज़ मैं गलत बोल रहा हूँ, ये चीज़ मैंने को नहीं करनी चाहिए. तो ठीक है, ये मैंने पहले से ही बचा लिया. तो ये चीज़ आप सारे राउंड्स में करिए और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो से बहुत हेल्प होगा और आपका जो जॉब, आपका जो सीकिंग ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत जल्दी ख़त्म होगा और आपको बहुत जल्दी जॉब मिलेगी. आपको कोई भी फीडबैक हो मेरे बारे में तो आप मुझे दे सकते हैं. आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे दे सकते हैं. अगर आपको कोई इंटरव्यू टिप पता हो तो प्लीज़ नीचे लिख दीजिए कमेंट में ताकि औरों को भी हेल्प हो. और ये मुझे वीडियो लाइक कीजिए क्योंकि आपका हर लाइक मेरे लिए एक मोटिवेशन है ताकि मैं और वीडियोज़ बना पाऊँ. और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि औरों की भी हेल्प हो सके. Thank you so much.